नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जो भी पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो दी जाती हैं। तो इसी के संबंध में जो हमारा जो एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिक पिरामिड। आपने सुना होगा एक दो बार पहले भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले पढ़ा हो अच्छी बात है, ध्यान देना है। इसे अंग्रेजी में इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी कहते हैं। इससे कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो मैं वास्तव में इस बात को कह सकता हूं कि यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना इस बात का। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। देखो, पिरामिड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होते क्या हैं। देखिए, ये हमारे इकोसिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या पारितंत्र भी कहते हैं। इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, इकोसिस्टम कोई भी वन्य जीव जंतु हैं या वनस्पति है, वनस्पतियों और वन्य जीव जंतुओं का एक अनुकूल वातावरण जिसके अंतर्गत वो रहते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपना जीवन जीते हैं। जैसी अनुकूल वनस्पतियां, जैसी अनुकूल परिस्थितियां उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसी में वो रहते हैं, वही इकोसिस्टम होता है उनका। तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, ये इकोसिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, पारिस्थितिक पिरामिड की जो संकल्पना का विचार था, सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और काफी डीपली क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए विशेषकर आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना का विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया, और कब दिया? तो 1927 में दिया। पारिस्थितिक पिरामिड जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, जिनसे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, और मैं आशा करता हूं कि फिर वीडियो आपके समझ आ ही जाएगा। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, एक होता है आपका जीव संख्या का पिरामिड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। एक होता है जीव भार का पिरामिड, एक होता है जीव भार का पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड पहला होता। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं दोस्तों, जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि एक होता है जीव भार का पिरामिड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, और एक होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये चीजें हमें याद रखनी। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अब इन तीनों पिरामिडों की परिभाषा आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, वो चीज थोड़ा सा याद रखें। जैसे कि जीव संख्या का पिरामिड पहले किसे कहते हैं? देखिए, जिस पिरामिड द्वारा, ध्यान देना है और डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के
प्राथमिक उत्पादकों, जिनको हम हरे पौधे कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, उनके संख्या के संबंध में जो ज्ञान होता है, जो हमें बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, जीव भाग्य की। जीव भाग्य संख्या के पिरामिड की भी सेम ही परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों जो कि हरे पौधे तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में, एक वेट के संबंध में जो ज्ञान होता है, जो हमें बोध होता है, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। इतना भी आपको याद रखना है। ऊर्जा का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के ऊर्जा के संबंध में, एनर्जी के संबंध में जो ज्ञान होता है, जो बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। आशा करता हूं कि तीनों डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होंगी, जिससे कि किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। देखिए, एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देकर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाएंगे, और उस चीज के लिए जहां तक मेरा अनुभव है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि जीव संख्या का पिरामिड। देखिए, जीव संख्या का पिरामिड, संख्या का जो पिरामिड होता है वो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, दोनों तरीके से बनता है। देखिए कैसे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, एक समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है। ये आपके पिरामिड का एक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से एग्जाम में आपको दे दिया जाता है और पूछ लिए जाते हैं, और बिना स्ट्रक्चर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिना स्ट्रक्चर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। जीव संख्या का पिरामिड किस हिसाब से हम देख सकते हैं, यदि एक पेड़ के संबंध में पूछा जाता है, जीव संख्या का पिरामिड पेड़ के संबंध में, स्पेशल पेड़ के संबंध में, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट, कि जो पेड़ है, और हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं, जीव संख्या के संबंध में पिरामिड। पेड़ एक ही है, पेड़ की संख्या एक है। यहां पर सेकंड में जो पेड़ पर बैठे हुए हैं, मान के चलिए पेड़ पर 20 कबूतर बैठे हैं, तो इस वाले कॉलम में जो पेड़ पर बैठे हुए 20 कबूतर होंगे, ये जो 20 कबूतर होंगे, इनकी संख्या कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस एक पेड़ से ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, इस पेड़ से ज्यादा है। जीव संख्या के पिरामिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये संख्या एक है। मान के चलिए यहाँ पर 20 कबूतर बैठे हैं, तो 20 संख्या तो यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। और सीधी सी बात है, आप ये मान के चलिए जब 20 है तो एक कबूतर पर कम से कम 3 से 4 कीट भी होते हैं। कीटों की संख्या एक कबूतर पर या 3 से 4 है, तो 4 भी मान सकते हैं। तो 20 चौक कितने हुए, 80। तो इस वाले पूरे सेक्शन में यहाँ पर कीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 80, क्योंकि एक कबूतर पर हम अगर 4 भी कीट मानते हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्या हुई कीटों की, 80। तो संख्या के संबंध में हमेशा जीव संख्या का पिरामिड पेड़ के संबंध में सदैव उल्टा बनता है। ध्यान रखना, उल्टा बनता है। कैसे, कभी भी याद रखना है, अगर आपको ऊपर की तरफ वृद्धि का अनुभव हो, याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी ऊपर की तरफ यदि वृद्धि का अनुभव होता है, चाहे वो वेट के संबंध में पूछा गया हो सवाल, चाहे वो प्रश्न संख्या के संबंध में पूछा गया हो, लेकिन अगर वृद्धि का अनुभव हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको ध्यान रखना है पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। और ऐसे ही यदि ऊपर की तरफ आपको पिरामिड में यदि
कमी का अनुभव हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, यदि कमी का अनुभव हुआ है तो प्रामिड बनेगा सीधा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए ये पॉइंट याद रखने बेहद ही जरूरी है। जैसे कि पेड़ के संबंध में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इस सवाल को कह सकते हैं कि पेड़ के संबंध में जीव संख्या का प्रामिड हमेशा उल्टा बनता है। पेड़ के संबंध में जीव संख्या का प्रामिड हमेशा उल्टा बनता है। अब मान के चलिए जीव संख्या के ही प्रामिड को लेते हैं, एक और एग्जांपल, और घास के मैदान पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा बनेगा। देखिए एक एग्जांपल और देख सकते हैं इस तरीके से। घास के मैदान पर पूछा गया है, आप याद रखिए घास का मैदान, कोई घास का मैदान है, एक निश्चित क्राइटेरिया है और उस निश्चित क्राइटेरिया में घास है। ध्यान दीजिएगा, उस निश्चित क्राइटेरिया में घास है। ये बात सही है कि जितनी घास होगी उससे कम ही कीट होंगे, उस मैदान में उससे कम ही कीट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उस घास से भी ज्यादा कीट हों। थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है। जितनी उस मैदान, उस क्राइटेरिया में घास है, मान के चलिए घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में आपसे प्राइवेट पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा जितनी घास है उस मैदान में, ये घास है, ये मान के चलिए नीचे वाली, तो सीधी सी बात है जितनी घास है यहाँ पर उससे कम ही घास में कीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि घास से ज्यादा कीट हो जाएंगे, उससे कम ही कीट होंगे। और ध्यान देना है जितनी कीटों की संख्या होगी उससे कम उस मैदान में मेंढकों की संख्या होगी, क्योंकि मेंढक जो कीट को खाने वाले हैं उनसे कम संख्या उस मैदान में किसकी होगी, मेंढकों की। ध्यान रखना है, पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए तभी समझ सकते हैं इस पॉइंट को। और जितनी मेंढकों की संख्या होगी उस मैदान में सांप की संख्या मेंढक से भी कम होगी। तो आप हो सकता है समझ आ गया हो, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घास के मैदान में जीव संख्या के आधार पर प्रामिड कैसा बनता है। तो देखिए कोई भी एक निश्चित क्राइटेरिया होगा घास के मैदान, आसान भाषा में समझिए। अब सीधी सी बात है उस मैदान में जितनी घास होगी उससे कम ही कीट होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि घास से ज्यादा कीट होंगे, उससे कम ही होंगे। और जितने उस घास के मैदान में कीट होंगे, सीधी सी बात है उन कीटों को खाने वाले जो मेंढक होंगे उनकी संख्या तो उससे भी कम होगी। और जितने उस घास के मैदान में मेंढक होंगे, सीधी सी बात है उससे भी कम संख्या वहां मिलेगी सर्प की, जो मेंढक को खाने वाले हैं। तो हम जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ऊपर की तरफ जाने में हमें लगा कि हमें कमी का अनुभव हुआ, ये मैंने अभी भी बताया है। ऊपर की तरफ जाने में हमें किसका अनुभव हुआ, कमी का। तो हम कह सकते हैं कि जीव संख्या का प्रामिड घास के मैदान के अंतर्गत सीधा बनेगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, हम कह सकते हैं जीव संख्या का प्रामिड घास के मैदान के अंतर्गत सीधा बनेगा, और हम कह सकते हैं जीव संख्या का प्रामिड पेड़ के अंतर्गत हमेशा उल्टा बनेगा। तो मेरे हिसाब से इतना पॉइंट आपके समझ आ जाना चाहिए। अगर बात परिभाषा की करें तो परिभाषा भी बिल्कुल वही थी, आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने पहले बताई थी। मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा जीव संख्या के प्रामिड की। जिस प्रामिड द्वारा, बिल्कुल इसी प्रामिड के आधार पर समझिए परिभाषा को, देखिए इसी के आधार पर समझिए। जिस प्रामिड द्वारा, ये पूरा प्रामिड है, जिस प्रामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के, ये पूरा एक इकोसिस्टम हुआ भाई, सीधी सी बात है, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, फूड चेन जिसे हम बोलते हैं। तो इस जिस प्रामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं आपके हरे पौधे। प्राथमिक उत्पादक, क्लियर, प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं। अब यहां से उपभोक्ता शुरू हो गए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के संख्या के संबंध में जो ज्ञान होता है, जो बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
उसी को हम कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड। आशा करता हूँ कि इतने वीडियो समझ आ गया हो। वीडियो समझ आ जाए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इस चैनल को आगे पहुंचाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि उन स्टूडेंट तक, उन विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचती रहें जहां कोचिंग संस्थान काफ़ी दूर हैं, या वो लोग कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते किसी भी कारण से, पैसे के माध्यम से, पैसे की कमी के कारण, या फिर किसी कारण से, तो वो वीडियो का कम से कम लाभ उठा सकें। और ये मेरा वादा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार एक बेहतरीन टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर हम जीव भार के पिरामिड की बात करें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। देखिए भार के संबंध में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया भी है, बिल्कुल सेम ही परिभाषा है। अब बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को हम वेट के हिसाब से समझेंगे। बात को समझिएगा, सेम कंडीशन यही रहेगी, लेकिन बस अब हमको वेट के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि परिभाषा है इसकी जीव भार के पिरामिड की, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में, वेट के संबंध में जो ज्ञान होता है उसे हम जीव भार का पिरामिड कहते हैं। इसे ही कहते हैं दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास। देखिए जैसे कि वेट के संबंध में आप पेड़ को ही ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, वेट के संबंध में, वेट के संबंध में आप इसको ले लीजिए, पेड़ है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल इसी को। जितना पेड़ में वजन होगा, दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बैठे 20 कबूतरों में क्या इतना वजन हो जाएगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, जितना अगर पेड़ में यहाँ पर वजन है, क्या इतना वजन इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं 20 कबूतरों में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इससे कम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जितना कबूतरों में 20 में वजन है, क्या इतना ऊपर के 80 कीटों में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम सीधी सी बात है कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इस बात को कह सकते हैं ऊपर की तरफ जाने में हमें किस चीज का अनुभव हुआ? कमी का अनुभव हुआ। ऊपर की तरफ जाने में हमें किसका अनुभव हुआ? कमी का अनुभव हुआ। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जीव भार का पिरामिड, ध्यान दीजिएगा, जीव भार का पिरामिड वेट के हिसाब से, पेड़ जीव भार का पिरामिड के अनुसार पेड़ का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ध्यान देना है, जीव भार के पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से, या कह सकते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के हिसाब से जो पेड़ का पिरामिड बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने में हमें कमी का अनुभव हो रहा, वेट के हिसाब से सीधा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ का पिरामिड जीव संख्या के हिसाब से उल्टा बनेगा, और पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड, जीव भार के पिरामिड के हिसाब से पेड़ का पिरामिड उल्टा बनेगा। तो दोनों तरीके से बनेगा। ध्यान देना है, वीडियो को ध्यान से समझना, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। मैं वास्तव में इस बात को कह सकता हूँ कि यदि आप वीडियो को ठीक से देखते हैं और पूरा देखते हैं तो वीडियो बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा और क्लियर ही आपकी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के दौरान जीव संख्या के आधार पर पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, तो संख्या के आधार पर तो बनेगा उल्टा, क्योंकि ऊपर की तरफ संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के हिसाब से पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, तो फिर बनेगा उल्टा, फिर सीधा बनेगा। सीधा बनेगा क्यों? क्योंकि संख्या ऊपर की तरफ, वेट ऊपर की तरफ घटता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक तालाब का पिरामिड, तालाब का और कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तालाब के पिरामिड को भी कई बार वेट के हिसाब से पूछ लिया जाता है।
देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही समझ सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा पूछा जा सकता है, पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम में जीव भार के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से जो आपका तालाब का पिरामिड है वो कैसा बनेगा। तो देखिए तालाब है एक, जितने तालाब में छोटे छोटे कीट होंगे, जितने छोटे छोटे कीट होंगे, जितना छोटे छोटे कीट में वेट होगा, सीधी सी बात है उससे ज़्यादा वेट होगा तालाब में पाई जाने वाली छोटी मछलियों में। उससे ज़्यादा वेट किस में मिल जाएगा, तालाब में पाई जाने वाली छोटी मछलियों में। और सीधी सी बात है जितना छोटी मछलियों में वेट होगा तालाब में, उससे ज़्यादा वेट मिलेगा किस में, तालाब में पाई जाने वाली बड़ी मछलियों में। तो हमें क्या क्या अनुभव हुआ, हमें जब हम नीचे से और ऊपर की तरफ गए तो हमें वृद्धि का अनुभव हुआ। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जहाँ पर वृद्धि का अनुभव होगा, चाहे वो वेट के हिसाब से पूछा गया पिरामिड हो, चाहे वो संख्या के हिसाब से पूछा गया पिरामिड हो, वो सदैव उल्टा बनेगा। तो एक बार फिर से सुनिए, पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के हिसाब से तालाब का जो पिरामिड बनेगा, ध्यान देना है, तालाब होगा, जितने तालाब में छोटे छोटे कीट होंगे उससे ज़्यादा वेट कहीं ना कहीं वहाँ पर पाई जाने वाली छोटी मछलियों में होगा। भाई सीधी सी बात है, उन कीटों से ज़्यादा छोटी मछलियों में वेट होगा, और जितनी वहाँ पर छोटी मछलियों में वेट होगा कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा वहाँ पर बड़ी मछलियों में वेट होगा। तो हमें किस चीज़ का अनुभव हुआ, वृद्धि का अनुभव हुआ। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिक तंत्र में या फिर इकोसिस्टम में जीव भार के हिसाब से तालाब का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ध्यान से सुनिए, पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के हिसाब से तालाब का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या के हिसाब से घास स्थल का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या के हिसाब से पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा, और पिरामिड की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। और एक बार फिर से रिकैप करूंगा कि पारिस्थितिकी की जो संकल्पना थी पिरामिड की, वो सबसे पहले किसने दी थी, चार्ल्स एल्टन ने दी थी 1927 में। ये भी हमें क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो खुद एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं, या हम इन्हें आसान भाषा में कह सकते हैं, ये जो पिरामिड होते हैं ये एक इकोसिस्टम ही होता है। और उसके अनुसार यदि हम संख्या के हिसाब से उसका आकलन करते हैं तो वो जीव संख्या का पिरामिड होता है, और यदि हम उस इकोसिस्टम का वेट के हिसाब से आकलन करते हैं तो वो जीव भार का पिरामिड होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।